और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। आपको अभी इंतजार है, देश में एक सबसे बड़ा चुनाव होना है, कर्नाटक का चुनाव। और कर्नाटक के चुनाव से पहले हम कर्नाटक के लोगों का ओपिनियन पोल आपको देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में थे और बाजी पलट दी। कर्नाटक का चुनाव 24 की तस्वीर भी साफ करेगा। ये प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो आप देख रहे हैं, हजारों की भीड़, फूलों की बारिश आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो लगभग 26 किलोमीटर का रोड शो था। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, भीड़ देखिए जरा, हजारों की भीड़ सड़क के दोनों तरफ आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे पीएम मोदी। ये देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है, सभी मोबाइल से प्रधानमंत्री की तस्वीरें खींच लेना चाहते हैं। ये देखिए जरा, हाथों में मोबाइल है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, रास्ते में जगह जगह बाकायदा कार्यक्रम हो रहे थे, वहां का लोक नृत्य, लोक गायक कर्नाटक का। ये देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। लेकिन बीजेपी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती है, पूरी ताकत कर्नाटक में झोंक दी है बीजेपी ने। सबसे पहले आपको बताऊंगा, बीजेपी ने सारे बड़े नेता उतार दिए। कौन कौन से बड़े चेहरे जो कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे वो देखिए सर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें इलेक्शन मशीन भी कहा जाता है, कर्नाटक में प्रचार में लगे थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा भी प्रचार में थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये पूरी टीम मोदी के बड़े चेहरे कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे। लेकिन मोदी का जो आज रोड शो था, मोदी के इस रोड शो ने क्या पूरी तरह से माहौल बदल दिया है। देखिए रिपोर्ट। बजरंग बली की, बजरंग बली की। एक ही संकल्प, एक ही मंत्र, एक ही नारा, एक ही विश्वास, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। मोदी और बजरंग बली ने चुनाव की हवा बदल दी है। क्या कर्नाटक में बजरंग बली कांग्रेस की लंका लगाने वाले हैं? बेंगलुरु की सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। मोदी को देखने के लिए हजारों की भीड़ फूलों की बारिश से पीएम मोदी का स्वागत कर रही थी। लोगों का उत्साह बता रहा था कि मोदी ने फिजा बदल दी है, मोदी ने बाजी पलट दी है, मोदी ने विरोधियों का गेम ओवर कर दिया है। कभी भगवान को देखे नहीं ना, आज भगवान को देख रहे हैं हम लोग, हम राम को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं हम लोग। जय मोदी। ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान आ रहे हैं। भगवान का जो रंग है ना, खिल रहा है, साक्षात भगवान है। हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि हमको दर्शन होगा भगवान का, लेकिन भगवान का दर्शन हो रहा है। मोदी 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 को देखने के लिए आए हैं। ये भगवान से भी ज्यादा ऊपर है हमारे लिए। सुबह से 3 घंटे से हम लाइन में हैं और ये चुनाव से भी ज्यादा मोदी उत्सव है। दरअसल कर्नाटक में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। इस चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में मोदी अकेले मैदान में है, उनके साथ पूरी टीम लगी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। योगी आदित्यनाथ ने उडुपी में मेगा रोड शो किया, जहां उन्हें देखने लाखों की भीड़ उमड़ी। आइए मैं आपको बताऊंगा कैसे मोदी ने माहौल बदल दिया। उससे पहले आपको बताता हूं प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है, इस रोड शो ने क्या पूरी फिजा बदल डाली है।
पूरा माहौल पलट दिया है। देखिए जरा, मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, ये उनका रथ, उनकी गाड़ी जिस पर आज रोड शो कर रहे थे। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम मोदी का बेंगलुरु में था। ये पीएम मोदी का रोड शो 4 घंटे तक चला, 4 घंटे रोड शो किया पीएम। रोड शो न्यू थिप संतरा से ब्रिगेड रोड तक चला। इसका नाम नम्मा बेंगलुरु, नम्मा हेम रखा गया, जिसका मतलब होता है हमारा बेंगलुरु, हमारा गौरव। और इस दौरान मोदी, टोपी देख रहे हैं आप, खास टोपी, पेटा टोपी पहने हुए थे। मैसूर की ये पेटा टोपी विशेष प्रकार की पगड़ी होती है और जिसे पहनकर यहां के लोग मेहमानों का सम्मान करते हैं। रोड शो के दौरान सड़क पर भगवा रंग से सड़क पूरी पटी हुई थी। रोड शो के दौरान करीब 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी और मोदी ने रोड शो में 18 विधानसभा सीटों को कवर किया। बेंगलुरु में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है। 2018 विधानसभा चुनाव में दोनों दल बराबरी पर हैं, लेकिन इस बार मोदी ने बेंगलुरु को टारगेट किया है और मोदी बेंगलुरु में कल भी रोड शो करेंगे। उनका यह रोड शो 10 किलोमीटर का होने वाला है। उनके रोड शो को रोकने की भी कोशिश हुई। इससे पहले आपको बताऊं, रोड शो के खिलाफ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे और लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोदी ने आज रोड शो किया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं इस रोड शो के बाद जो लोग रोड शो में थे, कर्नाटक की फिजा, आबो हवा, माहौल, सब क्या मोदी बदल पाए? सुनिए जरा लोगों को। वो हमारा भगवान है। आप माहौल देख रहे हैं, माहौल बढ़िया है। जय श्री राम, जय मोदी। बहुत अच्छा माहौल है, देखो ना, उन्हीं की लहर चल रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है हमारे बेंगलोर के अंदर त्योहार आ गया हो कोई। भगवान के कृपा से मोदी को देखने का भाग मिला है और भाजपा सरकार हमारे कर्नाटक में, पूरे भारत में लहराए देना है। 2 days 7 and 6 days मोदी रोड शो फुल बदल हो गया। क्या है, फुल आदमी के बहुत पीपल है ना, फुल चेंज हो गया। मोदी रोड शो में बहुत अच्छा है, फुल टर्न हो गया। पूरा ये कर्नाटक राज्य में पूरा कैंपेन के वजह से और मोदी की आने के जिम्मेदारी लेने के बाद लोगों ने हम बीजेपी पक्ष को मान लिया कि परिवर्तन आ रहा है। आज का रोड शो होने के बाद थोड़ा वो सिनेरियो भी, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया। इतना बड़ा रोड शो कर्नाटक में, बेंगलुरु का इतिहास में कोई पीएम से भी नहीं किया। बात बोल रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी हमारा देश का देवता पुरुष है। वो बहुत अच्छा काम कर दिया, वो काम सभी लोगों को रीच हो गया, इसलिए बेंगलुरु का रोड शो हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया। जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कितना सारे आदमी बाहर आके मोदी जी को देखने के लिए रास्ता पे खड़ा रहे हैं। क्या परिवर्तन आएगा आने वाला दिन पे? मोदी जी का आगमन से क्या क्या परिवर्तन आएगा? इधर न्यूट्रल वाला लोग बीजेपी को परिवर्तन का जरूरत हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कर्नाटक में कैसे पलटी पूरी बाजी। कर्नाटक का पूरा चुनाव 2024 के इलेक्शन पर असर डालेगा। कांग्रेस ने कैसे सेल्फ गोल किया, यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र जारी किया और इसमें लिख दिया कि सत्ता में आए तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा और उसके बाद देखिए इसका असर क्या हुआ। यह मोदी का रोड शो है। आज खुद कर्नाटक की सड़कों पर बजरंग बली खड़े थे। अब इस कैंपेन को पूरी तरह से कांग्रेस के कैसे गले की हड्डी बन गई है। तस्वीर से आपको नजर आएगा कि कर्नाटक की सड़क पर अगर बजरंग बली नजर आ रहे हैं, उसका ताल्लुक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस कैसे घिर गई वो देखिए जरा कि बीजेपी ने कोई मौका नहीं दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की पूरी घेराबंदी कर दी। कैसे अब कांग्रेस बैकफुट पर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। देखिए जरा हुआ क्या हुआ। ये घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा किया। पीएफआई बजरंग दल पर कार्रवाई करेंगे। मोदी ने कहा कांग्रेस ने पहले राम जी को ताले में बंद किया था, अब बजरंग बली पर ताला लगाने की तैयारी है कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता रहमान खान, उन्होंने कहा बजरंग बली के नारे से अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। मोदी ने कहा पोलिंग बूथ पर बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलकर इन्हें सजा देना। दिग्विजय सिंह ने कहा बजरंग दल का भगवान हनुमान से कोई संबंध नहीं है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस बजरंग बली का अपमान कर रही है।
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने कहा बजरंग दल पर बैन लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा हनुमान जी ने लंका में जाकर अधर्म को खत्म किया था। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई जरूरी है। तो विनय कटियार बीजेपी नेता ने कहा बजरंग बली कांग्रेस को मिट्टी में मिला देंगे। अब मैं आपको दिखाऊं कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई इस मामले पर। तस्वीर देखिए जरा, ये कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार, सीएम उम्मीदवार भी हैं, उस तरह से घोषणा बेशक ना की हो। देखिए हनुमान जी के आगे दंडवत हैं। ये तस्वीरें डालनी पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि बजरंग बली और बजरंग दल का जो ये नैरेटिव है ये उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो देखिए जरा कर्नाटक में बजरंग बली किसकी लंका लगाने वाले, सुनिए। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं मैं आता हूँ। श्री राम जहाँ रहेंगे वहाँ हनुमान रहेंगे और बजरंग बली जन जन और कण कण में विराजमान है। उल्टा तो पड़ेगा ही, क्योंकि बजरंग दल जो है वो नेशनली जो इंडिया में हर जगह पे उसका संगठन है और आस्था से जुड़ा हुआ है। और जो कांग्रेस जो ये जो राजनीति कर रही है जो बजरंग दल पे, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। बजरंग दल बहुत आस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने कभी श्री राम जी को नहीं एक्सेप्ट किया तो बजरंग बली को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और बजरंग दल ने हिंदुत्व के लिए बहुत काम किया, कितना गौवंश को सेव किया। और ड्यूरिंग कोविड जब सब लोग घरों के अंदर थे उस वक्त बजरंग दल के कार्यकर्ता जमीन पे थे तो वो लोग कार्य कर रहे थे। और ये एक हिंदुओं से बहुत ही मतलब आस्था से जुड़ा हुआ है। ये डेफिनेटली कांग्रेस को बैकफायर करेगा। कांग्रेस बहुत ही एंटी हिंदू का स्टैंड ले रही आ रहे हैं। वो बजरंग दल है ना, वो हिंदुओं को काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कोई हिंदुओं को प्रॉब्लम है तो बजरंग दल ही आते हैं। आज कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन कर रहे हैं तो हम हिंदू लोग कर रहे हैं, कांग्रेस को बैन कर रहे हैं कर्नाटक में। नुकसान होगा इसके लिए कांग्रेस, क्योंकि ये नतीजा तो इलेक्शन में पता चल जाएगा उसको, कांग्रेस को पता चल जाएगा। बैन कर दिया तो उसने सोच लिया कि उसको वोट ज़्यादा मिल जाएगा, अभी वो नहीं हो जाएगा, अभी उल्टा होके उसको असर पड़ना ही पड़ेगा। बजरंग दल जो है ये एक आस्था से जुड़ा हुआ संगठन है। उस संगठन बहुत सारे हिंदू लोग उससे जुड़े हुए हैं। वो क्या है, कोई भेदभाव का संगठन नहीं है। बजरंग बली कांग्रेस को क्यों नुकसान पहुंचाने वाले, आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर कर्नाटक की है। ये वो जगह है जहां बजरंग बली का जन्म हुआ, ताल्लुक रखते हैं बजरंग बली। और ये जो मंदिर देख रहे हैं यहीं जन्म हुआ, मान्यता ये है, और यहीं मंदिर बना हुआ। ये आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर ये जो मंदिर बना है ये बजरंग बली का है। अब मैं आपको बताता हूं बजरंग बली का ताल्लुक है क्या कर्नाटक से। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस ने अपने हाथ जला लिए। क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। इसलिए लोगों को एतराज है कांग्रेस के घोषणा पत्र से। अब बजरंग बली कहां जन्म हुए, कर्नाटक में आप जाएंगे हम्पी, हम्पी में और जाएंगे आगे तो अनेगुंडी गांव है, और अनेगुंडी गांव में अंजनी पहाड़ी है, और इसी अंजनी पहाड़ी पर हनुमान जी का जन्म हुआ। कर्नाटक को बजरंग बली का जन्म स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में हनुमान जी ने जन्म लिया। अब देखिए दावा है कि हम्पी में एक अनेगुंडी गांव है, अनेगुंडी गांव दिख रहा है आपको, यहां अनेगुंडी गांव के अंजनी पहाड़ी नजर आ रही है आपको, अंजनी पहाड़ी में जन्म हुआ यह मान्यता है। और अनेगुंडी गांव को ही किष्किंधा नगरी भी कहा जाता है, और वाल्मीकि रामायण में खुद किष्किंधा का जिक्र है। किष्किंधा को सुग्रीव और बाली की नगरी भी कहते हैं। यहां आज भी बड़ी संख्या में वानर पाए जाते हैं। अंजनी पर्वत एक बहुत ऊंचा पहाड़ भी है, पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर भी बना है। वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। यहां लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, अखंड पूजन कीर्तन भी यहां चलता रहता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी का ताल्लुक कर्नाटक से, बजरंग बली का, और बजरंग दल को बैन करने की बात कहना यह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने देखिए अपने सुपरस्टार योगी आदित्यनाथ को भी उतारा है। योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उडुपी में योगी आज रोड शो कर रहे थे, और अकेले योगी आदित्यनाथ को नहीं उतारा, फायर ब्रांड नेता एक और कांग्रेस के विरोध में पुराने कांग्रेसी रहे, बीजेपी में है, हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता वो नेता हैं जिन्हें सोचिए योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत के नेता और वो दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में वो प्रचार कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा और प्रचार दक्षिण भारत में कर रहे हैं। फैन फॉलोइंग में बताने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि योगी आदित्यनाथ साउथ में और हेमंता बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट से साउथ में गए। आप जरा सुनिए, आपको सुनवाने जा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। जैसे श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर के रावण के सभी अधर्म के कार्यों को समाप्त करने में योगदान दिया था, ऐसे ही आप सभी कर्नाटक के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो धर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटका के अंदर लेकर के आना है। सिद्धारामैया जी नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा। आई अब मैं आपको बताता हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ दोनों सीएम कर्नाटक में देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज रोड शो किया कर्नाटक में और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भी प्रचार में लगे। सबसे पहले योगी की बात, कर्नाटक में योगी की जबरदस्त डिमांड है। योगी तटीय क्षेत्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। दक्षिण कर्नाटक में भी उनकी जबरदस्त मांग है क्योंकि इन इलाकों में हिंदुत्व का खासा असर है। योगी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। मोदी और शाह के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक। यूपी में उनका कामकाज भी उन्हें लोकप्रिय बनाता है। माफिया अपराधियों पर एक्शन सबको पसंद आ रहा है। सीएम बोमई भी कह चुके हैं योगी मॉडल काफी प्रभावी है। खुद कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं यूपी में स्थानीय चुनाव के बावजूद वो कर्नाटक में हैं। अब तक 20 सभाएं, रैलियां और रोड शो कर चुके हैं कर्नाटक में। आज भी योगी उडुपी में रोड शो कर रहे थे और योगी ने पुत्तूर में एक जनसभा भी की। दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा भी भारी डिमांड में। कर्नाटक में हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज प्रचार किया। हेमंता कई दिनों से यहां प्रचार कर रहे हैं। योगी के बाद वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। हेमंता की गिनती भी फायर ब्रांड नेता में होती है। हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं और इसलिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं और इसलिए उनकी मांग ज्यादा है कर्नाटक में। आइए तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी के रोड शो की तस्वीर। कर्नाटक में योगी का रोड शो चल रहा है और हजारों की संख्या में योगी को देखने वालों की भीड़ लगी है। योगी का दीदार करने वालों की भीड़ लगी है। सोचिए, यूपी के मुख्यमंत्री और कर्नाटक में उनकी भारी डिमांड। इन सब के अलग कर्नाटक में बजरंग बली के अलावा एक और मुद्दा है। मुद्दा यह कि बीजेपी ने मुसलमानों को कर्नाटक में जो आरक्षण मिलता था वो आरक्षण लेकर 2 अलग अलग वर्ग को दे दिया है। क्या इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिलेगा? पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे रिजर्वेशन किसे दिया गया है और इसका असर और इंपैक्ट क्या होने वाला है। देखिए जरा, बीजेपी ने आरक्षण का दांव चलाया। मुस्लिमों को आरक्षण खत्म कर दिया है। मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाता था और यह आरक्षण 3 दशकों से मिल रहा था। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण मिलता था। मुसलमानों को ओबीसी कोटे से यह आरक्षण दिया जाता था, लेकिन बीजेपी का कहना यह कि यह आरक्षण गलत है। मुसलमानों को आरक्षण संविधान के खिलाफ है और इस आरक्षण पर ओबीसी समुदाय का पहला हक है और इसी के बाद इस आरक्षण का बंटवारा कर दिया गया। बीजेपी ने इसे लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया है।
यानी दोनों समुदायों को 2-2% आरक्षण दे दिया है। अब लिंगायत समुदाय को 7% आरक्षण मिलेगा, वोकालिंगा समुदाय को 6% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक में दोनों समुदाय बड़ी संख्या में है और लिंगायत की आबादी 17% है, वोकालिंगा की आबादी 14% है। कर्नाटक लिंगायत उत्तर और मध्य कर्नाटक में प्रभावी है, वोकालिंगा दक्षिण कर्नाटक में अच्छा असर है और बीजेपी ने आरक्षण से इन्हें साधने की कोशिश की है क्योंकि 110 सीटों पर लिंगायत अपना प्रभाव रखते हैं और लिंगायत ज्यादातर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, जबकि 89 सीटों पर वोकालिंगा प्रभावी। माना जाता है कि लिंगायत समुदाय बीजेपी के साथ है और लेकिन बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस को वोट करते हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कर्नाटक के लोग मुसलमानों से आरक्षण लेकर लिंगायत और वोकालिंगा को देने पर क्या कहते हैं, सुनिए जरा। धर्म के आधारित आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए जो धर्म के आधारित रिजर्वेशन आरक्षण था मुसलमानों को 4% कर्नाटक में, वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हटा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो धर्म आधारित आरक्षण था, जो संविधान के 4 कोने पे नहीं आ रहा था, उसको हटा दिया है। जो भी फायदा मिलता है नहीं मिलता है वो दूसरा बात है, हम सबको क्या है संविधान मानना पड़ेगा। हम जो वोट डाल रहे हैं अभी हिंदू डालेंगे, उसको हमारे को जो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दूसरों को जब दे रहा है तो उसको हम तो हिंदू जो है वो सोचेंगे जरूर, उसके लिए हमारा जरूर फायदा होगा, बीजेपी के लिए फायदा होगा, जरूर बीजेपी को फायदा मिलेगा जरूर फायदा मिलेगा। पता नहीं इस बात पर शंका क्यों उठता है। हम बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास ही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है हमेशा, एंड हम भारत का हर निवासी को एक ही रूप में देखते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विकास हम बोल रहे हैं, इसको यकीन कर। बीजेपी हम हिंदुओं को और मुस्लिमों को सबको एक ही समान देखता है, पर यह गलत अफवाह फैला हुआ है कि ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जी। मोदी जी के ऊपर हम पे भरोसा है, हम बीजेपी का साथ देंगे और मुस्लिमों को। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लोगों का ओपिनियन, लोगों की राय। आपने जान ली कि कर्नाटक की फिजा क्या है, लेकिन कर्नाटक का एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कर्नाटक के पिछले चुनाव का रिपोर्ट कार्ड क्या इशारा करता है, किसमें कितना है दम, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे दिखा रहा हूं। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीट, जेडीएस के खाते में 37 सीट आई थी और अन्य के खाते में 3 सीट आई थी। ये 2018 के नतीजे। उससे पीछे चलिए 5 साल, 2013 के नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी को 40 सीट मिली थी, कांग्रेस को 122, जेडीएस को 40 और अन्य के खाते में 22 सीटें आई थी। ये 2013 का रिपोर्ट कार्ड। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर मेहनत की है कर्नाटक में और कैसे प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस की कुंडली लोगों के सामने रख दी प्रचार के दौरान। सुनिए। क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी तुष्टीकरण को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली पार्टी। विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सारा पैसा खुद ही लूट लेती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन का नाम है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र से आतंकी खौफ में। दरअसल कल हमारे 5 जवानों की शहादत हुई। 5 जवान शहीद होने के बाद, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये 5 जवान जिसमें लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार और हवलदार नीलम सिंह, ये वो जवान जो आतंकी हमले में शहीद हुए, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी। अगली तस्वीर दिखाई। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया, आतंकियों के खात्मे का बड़ा ऑपरेशन। ये जो आप जंगल देख रहे हैं,
यहां आतंकियों को ढूंढकर मारना है इस ऑपरेशन के जरिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और बाकायदा राजनाथ सिंह साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जम्मू कश्मीर के राजौरी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से राजनाथ सिंह लैंड हुए इस ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए, आतंकियों के खात्मे पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। जवानों से मिले क्योंकि बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है राजौरी में, हौसला अफजाई की जवानों की। जरा ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह ऑपरेशन की शुरुआत हो गई, उसके बाद पूरी डिटेल इस बड़े मिशन की आपको बताएंगे। पांच शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान, पाताल से भी ढूंढ कर होगा आतंकियों का खात्मा। घाटी में आतंकियों के खिलाफ शुरू हो गया है ऑपरेशन त्रिनेत्र। आतंकियों के खिलाफ रक्षा मंत्री ने जवानों में जोश भर दिया है। जिस जंगल में हमला हुआ था वहां पत्ते पत्ते और चप्पे चप्पे की तलाश हो रही है। जमीन से लेकर आसमान तक जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आइए मैं आपको बताता हूं, यह जो बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया आतंकियों के खात्मे के लिए, जड़ से मिटा देने के लिए, इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या है, त्रिनेत्र क्यों नाम है और कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है, वो देखिए जरा। यह ऑपरेशन, ये आप देख रहे हैं, यह पूरा ऑपरेशन त्रिनेत्र से आतंकी खौफजदा हैं। राजनाथ सिंह मौके पर मौजूद हैं। आतंकी हमले के बाद त्रिनेत्र लॉन्च किया गया है। जहां हमला हुआ यहां पूरा इलाका सेना ने घेर लिया। इस वक्त सेना के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। पूरे जंगल में आतंकियों की तलाश की जा रही है। दरअसल ये जंगली इलाका है। सेना के हेलीकॉप्टर पूरे जंगल को छान रहे हैं। इस वक्त सेना के जवान चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना आतंकियों को ढूंढने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। त्रिनेत्र ऑपरेशन में छिपे हुए आतंकी नहीं बचेंगे। राजौरी और बारामूला में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। अब तक दिल्ली से राजनाथ सिंह खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। जहां हमला हुआ रक्षा मंत्री वहां पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की है। मुलाकात में रक्षा मंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया और माना जा रहा है आतंकियों पर यह सबसे बड़ा एक्शन है। सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद थे और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया गया। त्रिनेत्र शब्द का अर्थ है 3 आंखें, 3 नेत्र, त्रिनेत्र। 3 आंखें हिंदू धर्म में देवी दुर्गा का रूप है और घाटी में ऑपरेशन त्रिनेत्र आतंकियों का काल है। आइए अब मैं आपको सुनाते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब क्या कह रहे हैं, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है जंगली इलाके में। हेलीकॉप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, जंगली इलाके में कैसे आतंकियों को खोजा जाएगा, सुनिए। राजौरी हो, कांडली हो, पुंछ हो, ये हम लोग सोच बैठे थे कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक रिलीजियस डिवाइड होगा आतंकवाद का फैलाव रहेगा। वो रिलीजियस डिवाइड को खत्म करना पड़ेगा। आतंकवाद बाहर से आ रहा है और दूसरा आतंकवाद जहां से आ रहा है हम उसको रोक नहीं लगा रहे। जहां से आ रहा है उस एरिया को या को सर्जिकल स्ट्राइक करिए, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से डिस्ट्रॉय करिए, अटैक हेलीकॉप्टर लगाइए, ऑक्यूपाई करिए उसको, जगह को पैराट्रूपर लगा के उस जगह को ऑक्यूपाई करिए और वंस फॉर ऑल ऑक्यूपाई करिए। अब वो बात नहीं रहेगी, हमें अपनी पॉलिसी में घोर बदलाव लाना पड़ेगा। उस एरिया को पीओके को ऑक्यूपाई करके जब देखेंगे, अपने आप देखेंगे नेगोशिएटिंग टेबल पे पाकिस्तान आएगा। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ऑपरेशन शुरू हुआ और कैसे आतंकी ढेर होना शुरू हो गए। कितने आतंकी ढेर हुए हैं मैं आपको दिखाता हूं। आइए देखिए जरा, ये आतंकी की तस्वीर देख रहे हैं। ये आतंकी आज ढेर किया गया है। पूरी तरह से ऑल आउट के मोड में सेना, कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। इस आतंकी को मार गिराया है सेना ने। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये इसके पास से देखिए राइफल, ये ग्रेनेड और ये पिस्टल बरामद हुई है इस आतंकी के पास से। तो कितने आतंकी, 72 घंटे में 4 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं 72 आवर्स में। यानी जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है अगले कुछ घंटों में कई और आतंकी मारे जाने वाले हैं। देखिए जरा, 4 घंटे में जो ऑपरेशन हुआ वो मैं 72 घंटे में जो हुआ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये मैं आपको राजौरी दिखा रहा हूं। कंडी इलाके आतंकियों को घेर लिया गया
और शुक्रवार से लगातार मुठभेड़ जारी है। यहां पर कई आतंकी छिपे होने के इनपुट भी मिले हैं। आर्मी ट्रक पर हमला करने वाले आतंकियों की खबर है। पुंछ में आर्मी ट्रक पर हमले में 5 जवान शहीद हुए। बारामूला में देखिए, आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। बारामूला में जवान पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और सेना ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। माछिल में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, यहां जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। अनंतनाग में गुरुवार को आतंकियों ने फायरिंग की थी। अनंतनाग में हमले में सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोटें आई थी। आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है। कैसे 72 घंटे में 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। सेना इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। आपको सुनवाते हैं एसएसपी बारामूला को, सुनिए अमोद अशोक क्या कह रहे हैं। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह अफसोसनाक खबर थी कि हमारे 5 जवान शहीद हुए। खुद मौके पर एलजी मनोज सिन्हा साहब पहुंचे, जिन्होंने 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हें सलामी दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये उत्तराखंड का जो जवान था वो उत्तराखंड ले जाया गया, उसे श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन आपको बताता हूं आखिर कि कैसे आतंकियों ने घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया। दरअसल गुफा में छिपे हैं आतंकी। कौन सी गुफा है, कैसे छिपे, कैसे रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागा गया, ये आपको बताता हूं। और पता नहीं था जवानों को कि कहीं कोई आईडी दबी हुई है। देख रहे हैं, कुछ इस तरह का मंजर था। 5 मई को सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और राजौरी के जंगलों में आतंकियों की सूचना मिली कि आतंकी कहीं छिपे हुए हैं। ये केसरी हिल इलाके में आतंकी घात लगाकर बैठे थे। आपको दिखाऊंगा केसरी हिल्स कैसी हैं पहाड़ियां। आतंकियों ने गुफा को अपना ठिकाना बनाया। 5 मई को सुबह जवान इसी गुफा के पास पहुंच गए। टीम में 9 पैरा SF 60 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल थे और सेना के जवान पहुंचे तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। यह गोलीबारी सिर्फ जवानों को उलझाने के लिए हुई। जवान कुछ समझ पाते तब तक रॉकेट लॉन्चर से हमला हो गया। ये देख रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। आतंकियों ने आसपास एक आईडी भी छिपा रखी थी और गोलीबारी, रॉकेट हमले के बीच आईडी ब्लास्ट हुआ। यानी जब जवान आगे बढ़े उन्हें समझ नहीं आया, आईडी ब्लास्ट हुआ। इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में पैरा कमांडो आ गए और धमाके की आड़ में आतंकी मौके से फरार हो गए। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद आसपास से और टीमें मौके पर बुलाई गईं। सेना ने पूरे इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आतंकी किस गुफा में छिपे हुए थे। एक खास तरह की गुफा, ये आप देख रहे हैं, ये है वो जंगल। ये केसरी हिल्स की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा घना जंगल। अब यहां आतंकियों को ढूंढना मुश्किल है। यहां पहाड़ियों पर छोटी छोटी गुफाएं, इन गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं और जब जवान आगे बढ़ता है तो गुफा में छिपा आतंकी जवान पर हमला कर देता है। देखिए, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है सेना। मतलब आतंकी जहां दिखा वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसे में जंगल आतंकियों का नया अड्डा बन गया है। जंगल की गुफाएं आतंकियों की मददगार साबित हो रही। कोटरंका का केसरी हिल का इलाका बहुत खतरनाक है। राजौरी के इसी इलाके केसरी हिल में आतंकी छिपे थे। गुफा की आड़ लेकर ही सेना के जवानों पर हमला हुआ। जंगल के इस इलाके में 12 से ज्यादा, कितनी आतंकियों की गुफाएं हैं, जरा गुफाएं मैं दिखाता हूं। इस जंगल में जहां आतंकी छिप कर रहते हैं, देखिए जरा कहां आतंकी छिपता है जिस तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। देख रहे हैं, इस तरह की बहुत सी गुफाएं, बहुत से पहाड़ हैं, उसके बीच चट्टानों के बीच में गुफानुमा जगह है। छोटे छोटे हाइड आउट्स हैं इनके। देख रहे हैं कहां गुफा में छुपे हैं कोई नहीं जानता। इस इलाके में 12 से ज्यादा गुफाएं हैं। बचने के लिए आतंकी इन्हीं गुफाओं में छिप जाते हैं। कितनी गहरी हैं, कहां तक जाती हैं कोई नहीं जानता।
जंगल में कटीली झाड़ियों को ये ढाल बना लेते हैं, सर्च ऑपरेशन के दौरान झाड़ियों में छिप जाते हैं। केसरी हिल इलाके में बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद हैं और सेना से छिपने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता है। मुठभेड़ के दौरान बड़े पत्थरों को आतंकी ढाल बनाते हैं। इससे पहले 2007 में लश्कर कमांडर यासीन यहीं ढेर हुआ था। अब फिर से केसरी हिल्स को आतंकियों ने अपना अड्डा बना लिया है और इन गुफाओं में आकर ये छिप जाते हैं, लेकिन सेना अपना ऑपरेशन चला रही है। जल्द ही केसरी हिल्स में बहुत से आतंकी ढेर किए जाने वाले हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ये आप देख रहे हैं अतीक के 3 हत्यारे। इन 3 हत्यारों का टिल्लू जैसा अंजाम हो सकता है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। अतीक अशरफ को मारने वाले जो 3 लोग हैं, चाहे वो सनी हो, अरुण हो, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये हैं तीनों जो फिलहाल जेल में बंद हैं। मैंने आपको कल तस्वीर दिखाई थी कि कैसे तिहाड़ जेल में चाकुओं से गोद कर टिल्लू ताजपुरिया को मार दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये तीनों प्रतापगढ़ जेल में बंद है इस वक्त। इस जेल में सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि इनको कुछ लोग, कुछ गैंग चाहते हैं मरवाना, इनको उसी तरह जैसे टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ में हत्या हुई। जरा रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ में जैसे टिल्लू ताजपुरिया की सनसनीखेज हत्या की गई, उसी तरह से अतीक के शूटरों को मारने का खौफनाक प्लान तैयार हो रहा है। जैसे टिल्लू को जेल के अंदर ही कुछ कैदियों ने निपटा दिया, उसी तरह से सनी, लवलेश और अरुण की हत्या की जा सकती है। सवाल यही है कि अतीक को मारने वाले शूटरों की जान कौन लेना चाहता है? वो कौन है जिसने शूटरों के खात्मे का पूरा प्लान बना लिया है? आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जेल में क्या हो सकता है, क्या खबर मिल रही है। जरा देखिए कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आप समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं तिहाड़ के अंदर क्या हुआ परसों। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई। अब ये 3 जो बंद हैं, ये प्रतापगढ़ जेल में बंद है। अतीक अशरफ की हत्या करने वाले शूटरों पर यह खतरा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद ये शूटर निशाने पर है। क्यों निशाने पर है, इनकी हत्या क्यों हो सकती है, ये बताता हूं आपको। 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ में मारा गया। हत्या का आरोप गोगी और लॉरेंस गैंग पर लगा है, वही इन्हें भी मरवा सकते हैं। तिहाड़ में बंद गैंग के गुर्गों ने हत्या को अंजाम दिया। अतीक की हत्या में जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। दोनों पिस्टल गोगी गैंग ने इन्हें जिगाना पिस्टल दी थी। गोगी गैंग ने ये पिस्टल लेकर भाग गए। सनी को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए हथियार मिले थे। जिस टिल्लू ताजपुरिया को इन लोगों ने मारा है तिहाड़ में, उन्हें दरअसल उस टिल्लू ताजपुरिया को इन्हें मारना था, उसी बंदूक से, जिगाना से। गोगी से बंदूक ली थी इन्होंने। टिल्लू को मारने के बजाय सनी पिस्टल के साथ फरार हो गया। एसआईटी की पूछताछ में शूटर सनी ने इस बात को माना, टिल्लू की हत्या के लिए ही इसे जिगाना पिस्टल दी गई थी। दिल्ली का गोगी गैंग तभी से शूटर सनी को तलाश रहा है, यानी टिल्लू के बाद अगली तलाश इनकी। गोगी गैंग शूटर सनी की धोखेबाजी से नाराज है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद सनी की जानकारी मिली। गोगी गैंग सनी को अब सबक सिखाना चाहता है। गोगी गैंग से तीनों शूटर की जान को खतरा है इस वक्त। टिल्लू की तरह शूटरों को मारा जा सकता है जेल में ही। सुनिए जरा एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब, जो उत्तर प्रदेश की जेलों को बखूबी समझते हैं, उनसे सुनिए ऐसा संभव है या नहीं। अतीक और अशरफ के हत्यारों की हत्या की प्रबल संभावना है। यह बताया जाता है कि सनी नाम के अपराधी जो जिगाना पिस्तौलें थी उनको लेकर के भागा, जिससे गोगी नामक अपराधी बहुत रुष्ट है। ये तो गैंग के आपस के अंतर्द्वंद चलते ही रहते हैं, लेकिन जो इतनी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जिगाना पिस्टल की उपलब्धि और जिगाना पिस्टल को सनी का मिलना गोगी के माध्यम से, ये दर्शाता है कि उसके पीछे मंशा क्या थी। और जो भी मंशा रही हो, हत्यारे आज अपने बयान में कुछ भी कहें, लेकिन उनकी जान को खतरा वास्तविक है
अतीक और अशरफ के इन हत्यारों को, तीनों को, बहुत गंभीर अपनी जान का खतरा है। अब मैं आपको बताऊं कि जेल के अंदर टिल्लू की हत्या कैसे हुई। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कुछ, ये देख रहे हैं टिल्लू की हत्या की तस्वीर। इसकी हत्या की थी जिस चाकू से। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वो चाकू है जिससे टिल्लू की हत्या की गई थी। ये जेल में ही बनाई गई थी। ऐसे चाकुओं से ही जेल में हत्या की जाती है। चाकू बनाए कैसे गए थे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं एग्जॉस्ट। दरअसल एग्जॉस्ट फैन जो जेल में लगे रहते हैं, इन एग्जॉस्ट फैन से लोहा निकालकर ये चाकू बनाए गए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर तिहाड़ में कहां से ये हथियार आए, कैसे तैयार किए इन लोगों ने इन हथियारों को। ये देखिए, ये वो चाकू है जिन्हें तिहाड़ में तैयार किया गया। टिल्लू को मारने का प्लान 20 दिन पहले बन गया था और तिहाड़ में बंद गोगी गैंग के लोग जान लेना चाहते थे टिल्लू। आरोपियों ने बैरक में जो एग्जॉस्ट लगे थे, जो पंखे लगे थे, लोहे के हिस्से को उससे अलग कर लिया और लोहे के हिस्सों को जोड़कर चाकू बना लिया ऐसे। फिर उसे घिस घिस कर नुकीला हथियार बना दिया। आरोपियों ने 3 नुकीले हथियार तैयार किए थे। जेल में कैदी रॉड को घिस कर भाला बना लेते। इस तरह के जो चम्मच होते हैं, चम्मचों को घिस कर नुकीला चाकू तैयार हो जाता है। टाइल्स जोड़कर उसे भी चाकू जैसा बना लेते हैं। तिहाड़ में आरोपी पहली मंजिल की बैरक में बंद थे और जबकि टिल्लू ग्राउंड फ्लोर के वार्ड नंबर 5 में बंद था। 2 मई को आरोपियों ने लोहे की जाली काटी पहले और फिर चादर की मदद से पहली मंजिल से नीचे आए, कल मैंने आपको बताया था, और टिल्लू की हत्या कर दी उसके बाद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं कि जेल में ये कैसे हथियार बना लेते हैं, पुलिस को पता भी नहीं चलता। सुनिए। जेल के अंदर हथियार बनाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। ये तो एक अलर्ट और एक सजग जेल स्टाफ की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करे कि माली, लोहार और अन्य ट्रेड्समैन की जो वहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं उन पे कड़ी दृष्टि रखें, जिससे कि जो अपराधी हैं, जैसा कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में एग्जॉस्ट फैन को तोड़ करके उससे हथियार बनाया गया, लेकिन वहाँ तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। एग्जॉस्ट फैन है, सरिया है, जो किचन के उपकरण हैं जैसे छलनी है, चिमटे हैं, इस प्रकार के अन्य जो उपकरण हैं, खुरपी, गैंती, फावड़े, इन सब से हथियार बनाए जा सकते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 70 साल बाद ब्रिटेन को नया राजा मिला। लंदन के वेस्टमिंस्टर में सम्राट और महारानी की ताजपोशी हुई आज। सबसे पहले चार्ल्स और कैमिला शाही बग्घी से बर्मिंघम पैलेस से निकले। यह शाही बग्घी 263 साल पुरानी है। बग्घी के ऊपर सोने का विशाल मुकुट भी रखा। 4 टन की शाही बग्घी को 8 घोड़े खींचते हैं। यह बग्घी किसी कार से भी काफी बड़ी है। इसमें एसी जैसी सभी सुविधाएं, और जिस पर बैठकर किंग और क्वीन कैमिला पहुंचे और चार्ल्स तृतीय 700 साल पुराने सिंहासन पर बैठे। वो सबसे ज्यादा उम्र में ब्रिटेन के सम्राट बने। चार्ल्स तृतीय ने 360 साल पुराना मुकुट पहना। उनके सिर पर सोने के चम्मच से पवित्र तेल डाला गया। इसके लिए 12वीं सदी के चम्मच का इस्तेमाल किया गया। आइए आपको बताते हैं कुछ और खास बातें, वो कि आखिर भारत से इसका ताल्लुक क्या है। भारत से ताल्लुक यह है, भारत से कौन कौन पहुंचा था और आखिर सोनम कपूर से लेकर भारतीय ऋषि सुनक तक। ये देख रहे हैं ताजपोशी में महारानी के मुकुट पर कोहिनूर नहीं था। बड़ी चीज ये, भारतीयों की नाराजगी के बाद यह फैसला लिया गया कि कोहिनूर मत लगाओ, हमारा है वो। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। चर्चा है कि ब्रिटेन कोहिनूर भारत को वापस कर सकता है। ब्रिटेन में शाही ताजपोशी में खास मेहमान भी थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब समारोह में शामिल हुए और धनखड़ चार्ल्स से मिले और उन्हें बधाई भी दी। साथ ही साथ अभिनेत्री सोनम कपूर भी राज्याभिषेक में शामिल हुई। शाही ताजपोशी में मुंबई के डिब्बे वाले भी खास मेहमान थे। डिब्बे वाले की एक टिफिन सर्विस चेन है और 133 साल से फूड डिलीवरी का यह सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ताजपोशी हो गई, और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी तो चार्ल्स सिर्फ 4 साल के थे, आज 74 साल के।
बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।